जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेमू का इतिहास। हेमू से आप लोग परिचित ही हैं, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था, जिसका दूसरा नाम हम बोलें तो हेमू विक्रमादित्य। हेमू विक्रमादित्य क्यों है कि उसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। वो विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करने वाले 14वें हिंदू शासक थे और पूरा नाम हेमचंद था। इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास से मैं इनकी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इनके ऊपर भी कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो अनेक प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं हेमू का इतिहास, जो कि एक शासनकाल जरूर छोटा था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट शासनकाल था। इससे संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चर्चा करते हैं हम लोग हेमू के इतिहास के बारे में। ये आपके सामने दे रखी है हेमचंद की फोटो, जो कि था आपका दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक की हम बात आए तो उसका नाम था हेमू विक्रमादित्य, या सिर्फ हेमू भी आप बोल सकते हो। तो शुरू करता है इनका प्रारंभिक संघर्ष, प्रारंभिक जीवन सबसे पहले शुरू करते हैं। इनका जन्म की हम बात करते हैं। जन्म होता है इनका 1501 में। कहाँ पर होता है? गांव है उनका कुतुबपुर, रेवाड़ी, हरियाणा में। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी के कुतुबपुर गांव में उसका क्या होता है? जन्म होता है। और उनके पिता की बात करते हैं। उनके पिता का एक किराना स्टोर था और वो खुद एक नमक के दलाल थे। वो रेवाड़ी हरियाणा के बाज़ार में नमक का क्या था? दलाल था। मतलब गली गली जाकर नमक को बेचने का वो काम करता था। कौन काम करता था? हेमू। अब आप खुद सोच सकते हो कि उनका प्रारंभिक जीवन का जो संघर्ष था वो कितना महत्वपूर्ण था, कि एक नमक का दलाल होकर वो किस प्रकार इस्लाम शाह सूरी का खास बनता है, किस प्रकार इस्लाम शाह सूरी इसे खुफिया और डाक विभाग का प्रमुख बना देते हैं, और उससे आगे चलकर वो किस प्रकार आदिल शाह का सेनापति बनता है, किस प्रकार अकबर की सेना या अकबर का जो गवर्नर था टारडी खां और उनके मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है जिसमें मुगल सेना की हार होती है और दिल्ली में हिंदू राजवंश की क्या करता है? स्थापना करता है। तो उसका पूरा इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। उनका जो प्रारंभिक जीवन था, प्रारंभिक जीवन मैंने आपको बता दिया, रेवाड़ी हरियाणा के बाजार में एक नमक का दलाल था। उसके बाद में वो किस प्रकार इस्लाम शाह सूरी के नज़दीक बढ़ाता है, राजपाट में उसका हाथ बंटाता है। तो इस्लाम शाह सूरी क्या करता है? इस्लाम शाह सूरी के बारे में आप जानते हो, जो कि शेर शाह सूरी जिसने सूरवंश की स्थापना की थी उससे संबंधित था। उनका पुत्र था, उनके दूसरा उत्तराधिकारी बोल सकते हैं। इस्लाम शाह सूरी का जो शासनकाल था वो 1545 से लेकर 1555 तक था। इस्लाम शाह ने उन्हें खुफिया और डाक विभाग का प्रमुख बना दिया था। और उसके बाद हम चर्चा करें कि वो आदिल शाह जो कि सूरवंश से संबंधित हैं, आदिल शाह का सेनापति था। कौन था? हेमू आदिल शाह का सेनापति था। आगे चलकर वो आदिल शाह का सेनापति बनता है और हेमू ने आदिल शाह के लिए लगातार 22 लड़ाइयाँ जीती थी। ध्यान से सुन लेना, उसने अपने जीवन में लगभग कितनी लड़ाइयाँ जीती थी? 22 लड़ाइयाँ जीती थी। कितनी? 22 लड़ाइयाँ जीती थी। तो इसीलिए उन्हें अलग अलग इतिहासकार, कुछ इतिहासकारों ने उन्हें मध्य युग का समुद्रगुप्त का खिताब दिया था। आप सुन लेना, यदि आपसे पूछे मध्यकाल का या मध्य युग का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है तो वो आपका हेमू या हेमचंद या विक्रमादित्य हेमू बोल सकते हैं, वो था आपका। और कुछ मध्य युग में हेमू को लोगों ने नेपोलियन भी कहा। कुछ इतिहासकारों ने इनका नाम नेपोलियन भी कहा और कुछ ने इनको समुद्रगुप्त भी बताया। तो ये है आपका हेमू का प्रारंभिक जीवन संघर्ष। सर्वप्रथम वो एक नमक का दलाल था। कहाँ पर? रेवाड़ी हरियाणा में। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि आगे जाकर उसे इस्लाम शाह सूरी खुफिया एवं डाक विभाग का प्रमुख बनाता है। आदिल शाह का वो सेनापति था। यदि हेमू की नॉर्मल बात करें, हेमू किसका सेनापति था? आदिल शाह का। उसने अपने जीवन में आदिल शाह के लिए 22 लड़ाइयाँ जीती थी। लगातार किसी भी लड़ाई में उसकी हार नहीं हुई थी। काफ़ी ताकतवर योद्धा बोल सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कोई लड़ाई अभी तक हारी नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने इतिहासकारों ने मध्य युग का उसे समुद्रगुप्त कहा और हेमू को मध्य युग का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब वो किस प्रकार दिल्ली पर कब्जा करता है? आपको पता है कि दिल्ली का सूरवंश का अंतिम शासक था सिकंदर सूर, जिसको सरहिंद के युद्ध में हुमायूं पराजित करता है और मुगल वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। ये सूचना यहाँ पर आदिल शाह को मिलती है। तो आदिल शाह क्या करता है? आदिल शाह ने हेमू को मुगलों को भारत से बाहर निकालने की जिम्मेदारी सौंपी। यहाँ पर आदिल शाह है वो हेमू आदिल शाह का सेनापति था और आदिल शाह जो कि सूरवंश का राजा था। तो आदिल शाह क्या करता है कि हेमू को मुगलों को भारत से बाहर निकालने की जिम्मेदारी सौंपता है। तो
इससे पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूं कि सिकंदर सूर को हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में पराजित किया और मुगल वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। और इस साइड में ये बात पता चलती है आदिल शाह को, क्योंकि इस्लाम शाह सूरी के बाद में जो मुगल साम्राज्य, वो जो सूर साम्राज्य था वो आपका 5 भागों में बट गया था। दिल्ली और आगरा को जो शासक था वो सिकंदर सूर था, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग शासक थे। अपना आदिल शाह था वो अन्य क्षेत्र का शासक था। जैसे ही वो हुमायूं सिकंदर सूर को पराजित करता है, वो पुणे दिल्ली में मुगल वंश की स्थापित करता है। तो ये बात पता चलती है आदिल शाह को। आदिल शाह यहाँ से मुगलों को भारत से बाहर निकाल फेंकने की जिम्मेदारी सौंपता है हेमू को। हेमू एक बड़ी विशाल सेना, लगभग 50,000 सेना, 50,000 तोपों के साथ है और 1,000 विशाल हाथियों के साथ में वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता है और किस प्रकार दिल्ली पर वो कब्जा करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब तक ये दिल्ली पहुँचता है, वहाँ पर जो मुगल वंश का द्वितीय शासक था हुमायूं, उसकी दीन पनाह नगर में स्थित एक पुस्तकालय की जो सीढ़ियाँ थी उससे गिरकर लुढ़कने के कारण उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उस समय अकबर था, अकबर हुमायूं का पुत्र था, वो कि जो कि आपका जालंधर पंजाब में था, उसका राज्य अभिषेक वहीं पर किया गया था। तो यहाँ पर उसका गवर्नर था टारडी खां, और टारडी खां और हेमू के मध्य युद्ध लड़ा जाता है जिसके अंदर मुगल सेना की हार होती है और वो दिल्ली पर अपना अधिकार करता है। तो इसमें देखो आपका हेमू 6 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पहुंचता है और तुगलकाबाद में अपनी फौज के साथ में डेरा डाला उसने। तुगलकाबाद जो कि दिल्ली में ही पड़ता है आपका, वो 6 अक्टूबर 1556 को तो दिल्ली पहुंचता है और तुगलकाबाद में अपनी फौज के साथ में वहाँ पर क्या करता है, डेरा डालता है। अब आगे मैं बताता हूँ आपको कि उस समय दिल्ली पर कोई वैसे मुगल वंश का शासक नहीं था, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी। हम बात करें अकबर की, अकबर उस समय था पंजाब के जालंधर में, जहां पर उसका राज्य अभिषेक किया गया था। यहाँ पर मुगल सेना के गवर्नर था जिसका नाम था टारडी खां। टारडी खां के नेतृत्व में मुगल सेना और हेमू के मध्य भिड़ंत होती है, जिसमें मुगल सेना की क्या होती है, हार होती है। मुगल सेना यहाँ पर क्या होता है, पराजित होता है। एक इतिहासकार जिनका नाम है के भारद्वाज अपनी किताब, अपनी पुस्तक हेमू नेपोलियन ऑफ मिडिवल इंडिया में लिखते हैं कि दिल्ली के मुगल गवर्नर टारडी खान ने हेमू को रोकने का पूरा इंतजाम किया था। किसने इंतजाम किया था, यहाँ पर एक पुस्तक का नाम भी दे रखा है और इतिहासकार का नाम आपके दे रखा है। देखो इतिहासकार का नाम दे रखा है के भारद्वाज और उनके द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी आपकी, हेमू नेपोलियन ऑफ मिडिवल इंडिया। तो आप ये भी पूछ लें कि हेमू नेपोलियन ऑफ मिडिवल इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, के भारद्वाज द्वारा। वो ऐसे लिखते हैं कि दिल्ली के जो मुगल गवर्नर थे टारडी खां, वो हेमू को रोकने का पूरा इंतजाम करते हैं, लेकिन रोकने में नाकामयाब होता है, क्योंकि हेमू के पास इतनी विशाल सेना थी, इस प्रकार के हाथी थे, उनके सूंड में तलवारें और बरछे लगे हुए थे, जो कि घोड़ों पर किसी भी प्रकार के मुगल सवार थे उनकी गर्दनें भाई सर से धड़ को अपना क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। तो आगे इसमें देखो हेमू यहाँ पर मुगल सेना के जो गवर्नर थे टारडी खां को पराजित करता है और हेमू ने महाराजा विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की। एक बात बता देता हूँ कि ये महाराजा विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण कौन करते थे, हिंदू शासक करते थे, और 14वीं विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करने वाले हेमू शासक बने थे। आपको ये बता देता हूं कि विक्रमादित्य इससे पहले बहुत सारे हिंदू शासक ये पदवी ग्रहण कर चुके थे। हेमू की बात करें वो 14वीं बार विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करने वाले हिंदू शासक थे। उन्होंने अपने नाम के सिक्के गढ़वाए और दूर दराज के प्रांतों में गवर्नर नियुक्त किए। एक छोटा शासनकाल जरूर था, लेकिन उसने अपने नाम के सिक्के गढ़वाए और दूर दराज के प्रांतों में उसने अपने खुद के गवर्नर नियुक्त किए। तो ये बात है जैसे पता चलती है किसको, जालंधर में था अपना अकबर की उस समय उम्र थी मात्र 14 साल और उसका संरक्षक था वो था बैरम खां। यहाँ से टारडी खां अपनी जान बचाकर पहुँचता है पंजाब जालंधर, वहाँ पर पहुँचता है और ये सूचना देता है किसको, बैरम खां को, कि हेमू इतना शक्तिशाली राजा है कि उनसे लड़ना बेकार है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतनी तो विशाल सेना, इतना ताकतवर वो राजा है। तो ये बात जब बैरम खां सुनता है तो क्या कर देता है, उसकी हत्या कर देता है टारडी खां को, कि एक तो पहले से हिंदू राजवंश से पराजित होकर है और हमें उनके प्रति बता रहा था कि ऐसे है, नाकामयाबी के बारे में बता रहा था, तो उसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। जब उसको क्या करता है कि बैरम खां उस टारडी खां को हत्या करता है, उस समय अकबर की बात बताते हैं। अकबर ऐसा कहा जाता है कि वो शिकार करने के लिए जंगल में निकला हुआ था और एक किसी पीर द्वारा उसको संदेशा पहुंचाता है कि जो बैरम खां के द्वारा
निर्णय लिया गया था वो एकदम उचित निर्णय लिया होगा, क्योंकि जो युद्ध से पराजित होकर, नाकामयाबी से पराजित होकर भाग कर आते हैं, उनका परिणाम इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो दुश्मनों की बड़ाई करे, वह दुश्मनों की वाह वाह करे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, आप भाग जाओ, आप बचोगे नहीं, तो फिर वो क्या होता है, फिर आगे चलकर अकबर की सेना वहाँ से रवाना होती है और पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत आपका क्षेत्र है, पानीपत के क्षेत्र में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। वो कब लड़ा जाता है? लगभग आपका अक्टूबर 1556 ईस्वी में लड़ा जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध की तो आपको डिटेल पता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था, जिसमें किसकी हार होती है? जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है और मुगल वंश की स्थापना बाबर करता है। तो यहाँ पर ये लड़ा जाएगा पानीपत का दूसरा युद्ध। कब लड़ा जाएगा? अकबर और हेमू के मध्य अक्टूबर 1556 में युद्ध लड़ा जाता है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि रवाना होता है वहाँ से। बैरम खां की बात करते हैं हम लोग। बैरम खान ने भी अली कुली शहबानी के नेतृत्व में 10,000 लोगों की सेना पानीपत की तरफ क्या कर दी? रवाना कर दी। जैसे वो सूचना पहुंचाता है कि दिल्ली पर हिंदू राजवंश की स्थापना हो चुकी है, तो बैरम खां अपने एक सेनापति जिसका नाम दे रखा है अली कुली शहबानी। बैरम खां खुद अकबर का संरक्षक था। अकबर की उस समय उम्र आपको पता है, मैंने बता दिया, मात्र 14 साल थी। अब ये युद्ध लड़ा जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब आपको पता है कि अलग अलग इतिहासकारों ने इसके ऊपर अलग अलग बात की है। मैं आपको ये तो बता देता हूँ कि ये जैसे सूचना पता चलती है हेमू को, तो हेमू बहुत उत्साहित होता है मुगलों से लड़ने के लिए। वो भी लगभग 30,000 सेना के साथ में दिल्ली से रवाना होता है। उसके पास कम से कम 1,000 हाथी थे। इस प्रकार के हाथी थे कि वो घोड़ों से भी तेज़ दौड़ने वाले हाथी थे। उनकी जो सूंड थी उसमें बर्छे और तलवार लगे हुए थे। तो काफ़ी उत्साहित था वो उस युद्ध से। खुद युद्ध में जब उतरा था तो सर पर बिना मुकुट के उतरा था, अपने साथियों का जोश बढ़ाने के लिए उतरा हुआ था। लेकिन उनकी जो हार होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण बोल सकते हैं। जीत तो उनकी निश्चित थी, दुर्भाग्यपूर्ण उनकी क्या होती है? हार होती है कि किसी जिस मुगलों सेनाओं की तरफ से तीरंदाजी चल रही थी तो एक तीर हेमू की आंख में आकर लग जाता है। फिर वो घायल होता है, घायल होकर नीचे गिर जाता है। फिर बैरम खां के द्वारा उसको अकबर के सामने पेश किया जाता है। अकबर तो उसकी हत्या नहीं करता है, बैरम खां क्या करता है? उसकी सर को धड़ से क्या कर देता है? अलग कर देता है। जैसे ही आपका हेमू के आंख में तीर लगता है वो हाथी से नीचे गिरता है। उसके हाथी का नाम हवाई था, हवाई से नीचे गिरता है। तो हेमू की सेना में अफरा तफरी मच जाती है। उन्होंने सोचा कि अब राजा जब पराजित हो गया है तो सेना क्या होती है? आपको पता है कि जब राजा नीचे गिर जाता है तो सेना में अफरा तफरी मच जाती है, सेना इधर उधर भागने लगती है और इसका जीत का श्रेय फिर जाता है आपके मुगल वंश अकबर को। तो इसमें अलग अलग इतिहासकार आपके अलग अलग बात कहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक इतिहासकार जिनका नाम है J.M. शीतल। वो अपनी पुस्तक एक किताब अकबर में लिखते हैं। क्या बात लिखते हैं? वो लिखते हैं कि अकबर को इस लड़ाई से थोड़ी दूर एक सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। भाई अकबर तो उसकी उम्र भी उस समय कम थी, तो उनको क्या किया जाता है? अकबर को जो लड़ाई वाला स्थान था उससे थोड़ा दूर रखा गया। और बैरम खां जो कि अकबर का संरक्षक था वो भी इस लड़ाई से अपने को अलग रखता है, क्योंकि तारडी खान ने भय तो पहला ही उत्पन्न कर दिया था उसके अंदर कि हेमू इतना शक्तिशाली राजा हैं कि हमें उनसे पराजित होना ही पड़ेगा। तो खुद को अलग रखता है और लड़ाई की जिम्मेदारी अपने कुछ खास लोगों के ऊपर वो क्या कर देता है? छोड़ देता है। उसके बाद में एक इतिहासकार, मशहूर इतिहासकार जिनका नाम आपने सुना ही होगा, जिनका नाम है R.P. त्रिपाठी। वो अपनी पुस्तक है, पुस्तक का नाम, अपनी किताब का नाम दे रखा है राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पुस्तकों के ऊपर जो मुगल वंश के ऊपर किताबें लिखी गई है, पुस्तकों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुक का नाम क्या दे रखा है? राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। में क्या लिखते हैं इतिहासकार? काफ़ी मशहूर इतिहासकार है जिनका नाम है R.P. त्रिपाठी। उन्होंने क्या बात लिखी है कि अकबर के हाथ हेमू की हार दुर्भाग्यपूर्ण थी। अगर भाग्य ने उनका साथ दिया होता तो उन्हें ये हार नसीब नहीं होती। भाग्य ने साथ नहीं दिया था। वैसे हेमू जीत चुका था, लगभग ये 90% ये युद्ध जीत चुका था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण एक तीर हेमू की आंख में लग जाता है, जिसके कारण वो हवाई हाथी से घायल होकर नीचे गिर जाता है। और उसके बाद में आपको पता ही है बैरम खां के द्वारा उसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और उसका कारण को उसमें खुद हेमू में कुछ ज़्यादा जोश आ गया था।
बिना सर के ऊपर कवच, मुकुट कवच कुछ नहीं पहना हुआ था। अब आपको पता है बिना मुकुट, बिना यदि कवच होता तो ऐसा कभी नहीं होता। दुर्भाग्यपूर्ण हम उसकी हार बोल सकते हैं। एक इतिहासकार है जिनका नाम आपका क्या दे रखा है, आर.सी. मजूमदार। शेरशाह पर लिखी एक पुस्तक है, उसके एक अध्याय में हेमू ए फॉरगॉटन हीरो में क्या लिखते हैं, देखो उसमें एक अध्याय दे रखा है। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार, उन्होंने एक शेरशाह पर एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक में एक अध्याय है जिसका नाम है हेमू ए फॉरगॉटन हीरो में क्या लिखते हैं कि पानीपत की लड़ाई में एक दुर्घटना की वजह से हेमू की जीत हार में बदल गई, वरना उन्होंने दिल्ली में मुगलों की जगह हिंदू राजवंश की नींव रखी होती। मुगलों को भारत छोड़कर बाहर भागने की आवश्यकता होती। क्यों होती? कि उनकी जो हार थी वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बोल सकते हैं। उन्होंने, भाग्य ने हेमू का साथ नहीं दिया, उनकी जीत हार में बदल जाती है। नहीं तो मुगल वंश की जगह कुछ अलग ही होता, हिंदू राजवंश की स्थापना होती। कहाँ पर होती? दिल्ली में होती। आगे चर्चा करते हैं। आगे एक इतिहासकार और हैं, उन्होंने क्या बात बताई है, देखो निरोध भूषण रॉय जो एक काफ़ी मशहूर इतिहासकार है, उन्होंने अपनी पुस्तक, उन्होंने अपनी किताब जिसका नाम है सक्सेस ऑफ शेरशाह में क्या लिखा है, उन्होंने लिखा कि हेमू ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को अपनी दोनों आंखों की तरह समझा। भाई दोनों आंखों की तरह क्यों समझा? कारण क्या है उसका कि पानीपत में वो हिंदुस्तान की प्रभुसत्ता के लिए मुगलों से लड़े और उनकी सेना के दाहिने हिस्से की कमान तो संभाली थी उसने, किसने संभाली थी आपको पता है क्या? सादी खां काकर ने, जो कि एक मुसलमान थे, और जबकि बाएं हिस्से का नेतृत्व कर रहे थे आपका रामिया कर रहे थे। एक तरफ था आपका हिंदू, एक तरफ था आपका मुस्लिम सेनानायक। तो उसकी आप ऐसे बोल सकते हैं कि निरोध भूषण जो कि एक काफ़ी मशहूर इतिहासकार है, उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है सक्सेस ऑफ शेरशाह में उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने ये बात लिखी है, उन्होंने ये बात लिखी है, क्या बात लिखी है उन्होंने कि हेमू ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को अपनी दो आंखों की तरह समझा। पानीपत में हिंदुस्तान की प्रभुसत्ता को मुगलों से लड़े और उनकी सेना के दाहिने हिस्से की कमान तो संभाली थी सादी खां काकर ने, और दाएं आग की कमान संभाली थी अपनी किसने? रामिया ने संभाली थी। तो ये था आपका हेमू से संबंधित इतिहास है। और यहाँ पर हेमू का साम्राज्य, हेमू का शासन खत्म होता है, क्योंकि अकबर के संरक्षक बैरम खां के द्वारा उनकी क्या कर दी जाती है? हत्या की जाती है। एक छोटा सा इतिहास ज़रूर था, लेकिन इससे संबंधित काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पानीपत की घटना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1500 अक्टूबर 1556 में लड़ा जाता है, जो हेमू और अकबर के मध्य लड़ा जाता है। हेमू की जीत निश्चित थी, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, जिसके कारण हेमू की उसमें हार होती है और मुगल वंश की क्या होती है? पुनः इतिहास, मुगल वंश की स्थापना होती है दिल्ली में। तो आगे हम लोग अब पढ़ेंगे अकबर का इतिहास, अकबर का साम्राज्य, अकबर के जीवन काल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके सब के ऊपर हम लोग पढ़ने वाले थे। तो ये था आपका हेमू का इतिहास, जो कि एक नमक के दलाल से लेकर किस प्रकार हिंदू राजवंश का एक शासक बनता है और किस प्रकार विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करता है, किस प्रकार मुगल और हेमू के मध्य आमना सामना होता है और हेमू की इसमें दुर्भाग्यपूर्ण हार होती है। तो ये था आपका हेमू का इतिहास। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इतिहास से संबंधित, डेली करंट अफेयर्स से संबंधित बहुत सारी क्लासें हमारी यूट्यूब वीडियो पर अपलोड की जाती हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अदर क्लासें भी देख सकते हैं और हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।